वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय सामाजिक विज्ञान को लेकर के चल रहे हैं। जो भी एग्जाम अभी देने वाले बच्चे हैं, 10th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 6 तारीख से शुरू होने वाला है। उसमें जो भी कैंडिडेट देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अंत तक बने रहेंगे। आप देख रहे हैं कि 6 तारीख से जो एग्जाम शुरू हो रहा है उसमें आपके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। अब समय है ही नहीं। एक तरह से आप साल भर से जो भी पढ़े हुए हैं उसका आप रिवाइज करने का टाइम बचा हुआ है। तो देखते हैं हम लोग कैसे उसका हम लोग सॉल्यूशन कर पाते हैं। हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए कि हम क्या क्या हमको पढ़ना है, एग्जाम हमको कैसे देना है और क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या आएगा। अगर हमको ये मालूम ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है तो फिर हम उस सफ़र को कर नहीं पाते हैं। सफ़र तय करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है और कैसे जाना है, तो हम अच्छे तरीक़ा से जा पाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये एग्ज़ाम जो होने वाली है 6 तारीख से, हमारा सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसमें कितना कितना क्या क्या चीज आने वाला है। आपके पास समय 3 घंटा है और 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 80 नंबर का क्यों एग्जाम होता है? क्योंकि 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है जो आपके विद्यालय से दिया जाता है और वो नंबर जुटता है। तो 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा और जो भी टोटल एग्जाम होगा आपका 10th बोर्ड का, वो 80 नंबर का एग्जाम होगा। आपके पास कुल प्रश्नों की संख्या 52 होंगे। 52 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से लिए जाएंगे। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो 52 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। दूसरा चीज है कि प्रश्न 1 से प्रश्न 30 तक, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब ये होता है कि प्रश्न रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसको आपको टिक लगाना होगा, उसका 1 अंक निर्धारित होगा। इस तरह से आपका 1 अंक गुना 30 यानी 30 क्वेश्चन, आपको 30 नंबर का ये रहेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 38 तक कुल आपके पास प्रश्न 8 रहेंगे और 8 प्रश्न में से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 8 प्रश्न दे करके 8 का आंसर हम नहीं दे देंगे, हमको 6 प्रश्न का ही आंसर देना है। ये 2 अंक का प्रश्न रहता है और 2 अंक का प्रश्न, 6 प्रश्न हमको देना है। यहाँ पर 12 नंबर हमको टोटल आता है। प्रश्न संख्या 39 से लेकर के 46 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न मतलब क्या है? देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न में होता है कि जो सवाल पूछा जा रहा है सिर्फ 1 सेंटेंस में उसका उत्तर देना है। ठीक है। और लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है कि आप 2-3 सेंटेंस में उत्तर इसका दे सकते हैं। मात्र 2-3 सेंटेंस में इसका उत्तर देना है। लघुत्तरीय प्रश्न जैसे पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो 1 लाइन में उसका उत्तर दे दे। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है कि अगर पूछा जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ लिखें, तो वहां पर आपको 3-4 लाइन में आपको उत्तर कंक्लूड कर देना है। तो इस तरह से लघुत्तरीय प्रश्न आपके 8 प्रश्न आएंगे। 8 में से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा, 18 अंक इसमें आपको मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से 6 प्रश्न यहाँ से रहेंगे, 3-3 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको 47 नंबर, क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक रहेंगे। और ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न मतलब आपको कम से कम आधा पेज या 1 पेज, इसका उत्तर हमको 1 पेज में लिखना है ना। ये पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और इसमें आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। 6 प्रश्न दीर्घोत्तरीय रहेगा, 6 प्रश्न में से 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना है और ये 5 अंक का एक प्रश्न रहता है। ठीक है। तो 5 नंबर का एक प्रश्न है और 4 प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर 20 नंबर आपको मिलता है। इस तरह से टोटल 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 12 नंबर का आपका लघुत्तरीय प्रश्न हो गया, 18 नंबर का आपका ये लघुत्तरीय प्रश्न हो गया, 20 नंबर का आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया। इस तरह से टोटल आप 80 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। ये 80 नंबर लाना बहुत ही आसान है। आप बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए एकदम मतलब कहा जाए कि ये स्कोरिंग होता है। 30 नंबर में 30 नंबर आप ला सकते हैं। यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न मात्र 1-1 सेंटेंस में इसका उत्तर देना है। यहाँ पर कटने की कोई संभावना नहीं होती है। आपको आंसर मालूम है, आप वहां लिखते हैं तो 2 में 2 नंबर मिलता है। ये 12 नंबर आपको एकदम आसानी से मिल सकता है। लघुत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर का रहता है। इसमें मात्र आपको 2-3 सेंटेंस में इसका आंसर देना है। तो आप एकदम बस जो टॉपिक पूछा जाए उसके एकदम नजदीक, जहां एकदम पूछा जा रहा है उसके एकदम नजदीक आंसर देना है। ये नहीं कि अंदाजी कुछ लिख देना, अंदाजी कुछ नहीं लिखना है।
क्योंकि जो जांच करते हैं कॉपी वो लघुत्तरीय प्रश्न में 2-3 सेंटेंस में इसका आंसर रहता है तो आराम से वो कॉपी जांच लेते हैं और वहां पर नंबर आपको 3 नंबर में 3 नंबर देते हैं, तो ये 18 नंबर आपको एकदम आराम से आता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर कुछ तुक्का आप मार सकते हैं, फिर भी तुक्का मारना आसान नहीं होता है। जब तक आप जानते नहीं रहते हैं तब तक इसका भी आंसर आप आराम से नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से इसका भी आंसर आप दीजिए। और हम अभी ये चीज अभी देख रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहता है। हम अभी एक पूरा सेट देखेंगे और एक सेट हम सामाजिक विज्ञान का भी देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का, मतलब पिछले साल जो आया था और अभी जो आने वाला है वो सभी चीज वहां पर हमको मिलेगा। हम एक अभी का गेस क्वेश्चन अभी सोल्व करने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव हम कम से कम 50-60 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर लघुत्तरी देखेंगे, दीर्घोत्तरी देखेंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, सब अभी देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं पीडीएफ की ओर। पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाएंगे। बोर्ड पर ये सब लिख करके समझाना बड़ा मुश्किल होता है सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि मैथ साइंस होता है उसमें बोर्ड पर समझा सकते हैं, लेकिन हम सामाजिक विज्ञान को जब बताने वाले हैं तो हम एक पीडीएफ लेते हैं और पीडीएफ के माध्यम से आपको बताते हैं। तो चलिए पीडीएफ में चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। हम लोग शुरू करते हैं। पिछले साल जो 2023 में सवाल पूछे गए थे वो सारे सवाल हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आप लोग के सामने, और यहाँ पर हम उसी को दिखाएंगे कि कैसे ये सवाल आया था और इसका हल कैसे होगा। इससे आपको एक बनाने में पता चलेगा कि कैसे सवाल आता है और इसका हल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एक तरह से ये प्रैक्टिस है और आपके लिए बनाने का ये एक साधन भी है, याद करने का तरीका भी है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। ये 2023 के एनुअल एग्जाम्स में आया हुआ था और ये सारे सवाल यहाँ पर हैं। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन आए थे पिछले साल। आपके पास इस बार जो 2024 में है वो आपके पास आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन रहेंगे? 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं पहला सवाल क्या था। पहला सवाल था कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। मानसिक और राजनीतिक जगत में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन उदारवाद, राष्ट्रवाद, निरंकुशवाद ये सब नहीं होगा, यहाँ पर साम्यवाद होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? साम्यवाद होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन साम्यवाद। दूसरा है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में प्रथम विद्रोह, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एक बार आते ही रहता है, किसी न किसी एग्जाम में आते रहता है। आपके पास ये उम्मीद है कि इस बार भी आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तीसरा सवाल है 1840 की नागरिक संहिता, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन एक इतना बड़ा राजा था, इतने बड़ा, मतलब ये अपने राज्य में ये अपना कानून बनाया था, जिसको हम लोग नेपोलियन की संहिता कहते हैं। तो नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? यहाँ पर आप जब देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये तीनों ऑप्शन सही नजर आएगा, लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है वो है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था नेपोलियन। मतलब अधिकार वो जन्म पर नहीं, कर्म पर, काम करने पर, देख देख करके, गिन गिन करके आदमी को ये अधिकार देता था, सबको ये अधिकार कुछ नहीं मिलता था। यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन जब पढ़िएगा तो देखेंगे कि कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के सुरक्षित अधिकारों को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ये दोनों नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, गांधी जी, खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917 ईस्वी में। यहाँ कौन शुरू किए थे? तो गांधी जी। ये आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917 में। सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो खेड़ा जिले से। ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, तो एक ही सवाल को कितने तरह से घुमा फिरा करके पूछा जाता है, आप देख रहे हैं। 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था?
ठीक है ना। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, ये सवाल ना घुमा फिरा कर पूछा। साइमन कमीशन कब आया था, इसमें जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1927 ईस्वी में भारत आया था साइमन कमीशन। और ये उस समय लगान संबंधी नए कानून बनाने या संविधान व्यवस्था कार्यशैली को अध्ययन करने, ये कुछ नहीं, व्यापार संबंधी कानून बनाने, ये कुछ नहीं। ये साइमन कमीशन जो था ना, वो सिर्फ नई शिक्षा नीति लागू करने आया था। नई शिक्षा नीति मतलब क्या था कि अंग्रेजी में पढ़ाई हो, जो भी बच्चे यहाँ हैं वो अंग्रेज बन जाएं, हमारे जैसे अंग्रेज बन जाए, ताकि हम यहाँ पर राज्य जो है, अपना अधिकार जो है, हम जो कानून लेकर के आए वो यहाँ के लोग जान पाएं। यो साइमन चाहता था कि भारतीय लोग भी अंग्रेजों के जैसे ही अंग्रेजी का जानकार हो, इसीलिए वो चाहता था कि जो भी विद्यालय हो अंग्रेजी माध्यम से हो, और वो नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए यहाँ आया था। छठा सवाल है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। देखिए ये बहुत बड़ा यहाँ पर 1840 के दशक में जो था ना, बहुत बड़ा यहाँ पर एक बीमारी फैला था, और ये फसल में बीमारी फैला था, जिसके कारण वहाँ का पूरी फसल बर्बाद हो गया था आयरलैंड के। और वो किस फसल में फैला था, तो ये फसल था मूंगफली, ये मूंगफली के फसल में फैला था, ठीक है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था और दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला था, आप लोग जानते होंगे। दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ कि एक गुट धुरी शक्तियां, मुख्य रूप से नाज़ी, जर्मनी, जापान और इटली, इसमें क्या क्या था, एक ध्रुव जो था उसमें था नाज़ी, जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरा खेमा में कौन था, ये पहला खेमा था, और दूसरा खेमा में कौन था, इसमें से ऑप्शन में से चुनना है आपको कि दूसरा खेमा में कौन था। तो दूसरा खेमा में था ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। मतलब कौन आंसर सही होगा, तीसरा आंसर सही होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो भयानक गिरावट 1929 में, इस समय क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध सिर्फ समाप्त हो गई थी, और उसमें क्या हुआ था, उत्पादन में कमी हुआ था, या आय और व्यापार में कमी हुआ था, या रोजगार में कमी हुआ था। तो उसमें देखा जा रहा था कि भयानक कमी हुआ था रोजगार में, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, रोजगार, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके बुक से ही हैं, लेकिन वो कितना घुस करके बुक से निकलता है क्वेश्चन, मतलब अंदर से एकदम आता है क्वेश्चन, ठीक है। 9वां सवाल है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा, कब करना पड़ा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, कपास की फसल नष्ट हो गई थी, स्थानीय बाजार सिकुड़ गए थे, या निर्यात बाजार गिर गया। तो यहाँ पर ये होता है कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि। कच्चे कपास की वहाँ पर यूरोप में जो था वो निर्यात हो रहा था, और निर्यात के कारण क्या हो रहा था, वहाँ पर बुनकरों को कपास मिल नहीं पा रहा था, और सरकार निर्यात कर रही थी, इसके कारण उनको समस्या हो गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पहला। 10वां सवाल है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। सर्वाधिक गतिशील उद्योग, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे। तो यहाँ पर आप गतिशील उद्योग जब देखेंगे तो धातु और चीनी, ये नहीं है, धातु यहाँ पर आ जा रहा है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। पेट्रोलियम भी नहीं होगा, और धातु यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन आंसर हो जाएगा, आप इसका तो ये क्या होता है कि केवल आप दिमाग लगा करके यहाँ देख सकते हैं कि गतिशील उद्योग जब पूछ दे रहा है तो गतिशील उद्योग में धातु नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि कपास और चीनी यहाँ बच जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका, कपास और चीनी। 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल है कि मुद्रण तकनीक से
सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मुद्रण तकनीक सबसे पहले विकसित हुआ था यूरोप में। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट आंसर यूरोप होगा। 12वां सवाल है कि निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो गुलामगिरी निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता, मराठी मतलब दक्षिण भारत के नेता थे और गुलामगिरी वो लिखे थे। ठीक है, अपनी पुस्तक गुलामगिरी लिखे थे। वो नेता का नाम क्या है? तो उस नेता का नाम है ज्योतिबा फुले। ठीक है, 13वां सवाल, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, इसके नाम है। समाप्यता मतलब क्या? समाप्त होने वाला, मतलब ये नवीकरणीय नहीं है, मतलब ये समाप्त होने वाला है, समाप्त होने वाला संसाधन है, उसको दो भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन दो भाग में बांट रहे हैं? तो यहाँ पर आप नवीकरणीय नहीं होगा, समाप्त होने वाला संसाधन है, विकसित ये नहीं होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं होगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? जैव एवं अजैव संसाधन। चलिए 14वां की ओर चलते हैं हम लोग। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है? वैश्विक परिस्थिति का संकट किस प्रकार का? वैश्विक संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से, देखिए संसाधन के अंधाधुंध शोषण से भूमंडलीय तापन, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत अपक्षय, इनमें से कोई न, इनमें से सभी। लग तो रहा है कि सभी आंसर होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या होगा? तो 14 का जो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से ओजोन परत में अपक्षय, ये ऑप्शन सही होगा। ओजोन परत में अपक्षय। भूमंडलीय तापन क्यों नहीं होगा? पर्यावरण प्रदूषण क्यों नहीं होगा? तो आप देख रहे हैं संसाधन के अंधाधुंध शोषण से, हम संसाधन के अंधाधुंध शोषण से ओजोन परत में अपक्षय हो रहा है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 15वां सवाल चलते हैं। वनों एवं वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे, देखिए यहां पर भी लग रहा है कि ये चारों ऑप्शन सही होगा। वनों एवं वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है? तो आप पढ़ करके देख रहे हैं, यहाँ पर पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीवन साधन संसाधन, जलवायु मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। तो देखिए वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करते हैं हम लोग? वन्य जीवन का संरक्षण सरकार करती है इसलिए कि बेहतर जनन के लिए वनस्पति एवं पशुओं की जीनी विविधता को संरक्षित करते हैं, इसीलिए। ये पहला और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 16वां सवाल क्या है? वन एवं वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? देखिए 16वां सवाल है कि वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? अवर्गीकृत वन, कांटेदार वन, रक्षित वन या आरक्षित वन? तो इसका सही ऑप्शन होगा रक्षित वन। रक्षित वन किसको कहते हैं? जिसकी रक्षा की जाती है, आरक्षित वन नहीं। ठीक है ना, ये दोनों तो होगा ही नहीं। आरक्षित और रक्षित में हम लोग देखेंगे तो आरक्षित वन नहीं होगा, रक्षित वन होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रक्षित वन। 17वां सवाल, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धता होने के बावजूद, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित एवं मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध, ये तो सवाल ही लिख रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल, यानी कि हमारे पीने लायक जल तो नहीं है प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में तो जल है, लेकिन पीने वाला जल प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो ये प्रदूषित क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों लग रहा है कि सही ऑप्शन है, लेकिन आपका जो ऑप्शन होना है यहाँ पर क्या होना है? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है कि घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों एवं कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। तो ये पहला भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, रसायनों के अधिक प्रयोग से। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कितना क्लोज आंसर आपके पास आता है, और क्लोज आंसर रहते भर में हम उसका सही ऑप्शन चुनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 18वां सवाल। ये जो हम पिछले स्लाइड में देखे, ये सारे सवाल को आप देख लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इसको दोबारा देखेंगे
क्योंकि आप इसको याद कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर आने वाला है परीक्षा में, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 18 सवाल क्या है। मॉनसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है, मॉनसून के आगमन के वे फसल क्या कहलाती है। मॉनसून जैसे ही आता है तो हम लोग कौन फसल बोते हैं, खरीफ फसल बोते हैं। जैसे धान, मॉनसून आते ही धान का फसल बीज बोया जाता है, तो ये कौन फसल है, खरीफ फसल है। रबी फसल गर्मी के दिनों में होता है। जायद फसल क्या कब होता है, तो बरसात खत्म होने के बाद होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से खरीफ फसल, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, खरीफ फसल, ठीक है। 19वां सवाल, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। बहुतायत मात्रा में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन के बहुतायत है ना, यानी कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा कौन से राज्य में सबसे अधिक बहुतायत मात्रा में इसका उपयोग कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या, राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा अभी उपयोग में लाया जा रहा है। 20वां सवाल, जल एवं उर्वरकों के अधिक एवं अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। जल एवं उर्वरकों के अधिक एवं अविवेकपूर्ण प्रयोग से, ठीक है ना। अविवेकपूर्ण मतलब बिना सोचे समझे प्रयोग कर रहे हैं, उससे कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो क्या चीज, जलाक्रोधता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इनमें से सभी। लग तो रहा है कि इनमें से सभी, देखिए कितना क्लोज एकदम ऑप्शन देता है। इसका सही ऑप्शन होगा एक, जलाक्रोधता, है ना। लवणता नहीं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी नहीं। ये 20वां सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21वां सवाल में हम लोग चलते हैं। औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। औद्योगिक विकास के रीढ़, ठीक है, औद्योगिक विकास के रीढ़ किस खनिज को माना जाता है। तो सबसे जो यहाँ पर देखिए, लौह ऑक्साइड, लौह अयस्क, ये औद्योगिक विकास के रीढ़ नहीं है। बॉक्साइट भी नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ भी नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ हर जगह पर नहीं है। कोयला, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोयला। 22वां सवाल, निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे, बुक में पढ़े होंगे, यूरेनियम एवं मैग्नीशियम, इसका प्रयोग किया जाता है आणविक ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है। 23वां सवाल, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण, तो देखिए मनुष्य के स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, ये सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वायु प्रदूषण का प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ता है, तो उसका ऑप्शन हमको मारना होगा। ये नहीं कि सभी नहीं मार देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मनुष्य के स्वास्थ्य पर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मनुष्य के स्वास्थ्य पर, ठीक है। 24वां सवाल देखते हैं। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बेल्जियम में, देखिए कहां से क्वेश्चन आ रहा है। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंहली, ठीक है ना। 25वां सवाल देखिए, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया। 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो किन किन बातों को जोड़ा गया, ठीक है। ये इसका ऑप्शन होगा, सरकारी नौकरियों के में सिंहली को प्राथमिकता दी गई, नहीं। बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, ये भी नहीं। ये पहला आंसर इसका सही है कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, ये ऑप्शन इसका सही है। तो ये राजभाषा, श्रीलंका की राजभाषा क्या है, सिंहली, और सिंहली बोलने वाले बहुत ताकतवर बेल्जियम में ये जाकर के रह रहे थे। आप ये 24वां सवाल में देख रहे थे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 26वां सवाल। निम्न में से कौन कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर, ठीक है। ये सवाल क्या है कि कानूनों पर, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर
अंकुश रखता है? कौन अंकुश रखता है? राष्ट्रपति नहीं रख सकता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है, सांसद और न्यायपालिका को अधिकार नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है। 27वां सवाल देखिए, करंट अफेयर से सवाल आ गया है। 27वां सवाल में क्या है कि पोखरण पोखरण जहां भारत के 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए। देखिए सवाल कैसे है, 3-4 सवाल इसमें से आ सकता है, कोई भी सवाल आप आ सकता है। जैसे 1998 में परमाणु पोखरण परीक्षण 1998 में कहाँ किया गया था? पोखरण में। ये पोखरण किस राज्य में है? ये राज्य से आ गया, उत्तर प्रदेश में है पोखरण। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि पोखरण कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः विवाह आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस पर? मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर। तो इसका सही ऑप्शन मृत्यु पर। ठीक है। चलिए ये सवाल हम देखते हैं। 32वां सवाल, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अगला सवाल है कि कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है? सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक, सबसे बड़ा रोजगार कहाँ पर हमको मिलता है? तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो इसका सही ऑप्शन तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक क्या होता है इसके बारे में आप विस्तार से आगे कुछ क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं, तो वहां पर हम सोल्व करेंगे, देखेंगे वहां पर क्या होता है तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक किसको कहते हैं, यहाँ पर हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे इस पर। ठीक है। निम्न में से कौन 34वां सवाल, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। इसका सही ऑप्शन होगा विदेश व्यापार। ठीक है। 35वां है, मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां, देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहां अपना उत्पादन इकाई स्थापित करेगी? तो जाहिर सी बात है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होगी कहाँ अपना, जैसे मान लीजिए कि अभी मॉल खुल रहा है, आप देख रहे हैं कि अगल बगल मॉल कहाँ खुलता है, तो कहीं गांव घर में मॉल तो नहीं खुलता है, जहां पर खरीदने वाले लोग अधिक रहेंगे वहां पर मॉल खुलेगा। तो उसके लिए बाजार सबसे आवश्यक चीज है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो जो भी अपना उत्पादन इकाई खोलेगा वहां पर क्या हो, बाजार उसका नजदीक हो। ठीक है ना, तो बाजार नजदीक हो वो ठीक रहेगा। इसका ऑप्शन क्या है? 35वां का 1 होना चाहिए। ठीक है। 36वां है, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो एकीकरण में, विभिन्न बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में कौन सहायक होता है? बैंक, विदेशी व्यापार। इसका क्या होगा? बैंक होगा कि विदेशी व्यापार होगा कि उद्योग होगा या कृषि होगा? तो सबसे ऑप्शन क्या होगा इसका? उद्योग। 37वां सवाल, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय किस कारण से हुआ? अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्यान्नों की जो जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट। जब इसका आप कहानी पढ़िएगा 1960 के दशक में क्या हुआ था, तो आपको लगेगा वहां पर मिलेगा खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट के कारण ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। 38वां सवाल है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? तो इसका हो गया शक्तिशाली और अप्रभावी। तीसरा स्तर कौन है संविधान में? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरा स्तर क्या है? तो शक्तिशाली और अप्रभावी। मतलब क्या?
कि पहला जो स्तर है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर, 3 स्तरीय है। तो पहला स्तर सांसद विधायक, दूसरा स्तर क्या हो गया तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तीसरा स्तर हो गया राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति यहाँ पर शक्तिशाली तो है लेकिन अप्रभावी है, तो यही अप्रभावी और शक्तिशाली है। 39वां सवाल देखते हैं। अन्य जित समूहों के भेदभाव, अन्य जित समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? इसका क्या हो जाएगा? अन्य जित समूहों से भेदभाव मतलब क्या हो गया कि जब चुनाव आता है तो जीतते हैं तो अन्य समूह से यानी कि दूसरे दल से भेदभाव करना, है ना, अपने से अलग मानने की धारणा, ये सब किस व्यवस्था पर आधारित है? तो राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, दलीय व्यवस्था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दलीय व्यवस्था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दलीय व्यवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं। 40वां सवाल जो है वो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इनमें से सभी। ऑप्शन होगा पहला, सरकार को सजग बनाए रखना। ठीक है, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं कि 2022 के टर्म 1 में जो परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, वो सब लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि 2024 में एक साल पीछे का क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा ही जाता है। आप देखेंगे कि ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन तक आने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे और एक एक करके हम यहाँ पर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर पहला सवाल जो दे रहा है ये है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन है जुलाई 1830 ईस्वी। ठीक है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति की इकाई थी? ठीक है, किसका विश्वास था कि राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो ये है ज्यूसेपी मैत्सिनी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ज्यूसेपी मैत्सिनी। ठीक है, तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? शिक्षित अभिजात वर्ग में, पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में क्या किया? राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। ठीक है, ये क्या है? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आगे है 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो यहाँ पर जो कारण है, जो कारण निकल करके आता है वो है गरीबी भी थी वहाँ, बेरोजगारी भी थी वहाँ, भूखमरी भी थी और ये सारे उनके पास थे। इसके चलते क्या था, वो विद्रोह पर उतारू हो गए थे। तो ये ऑप्शन इसका कौन सही होगा? इनमें से सभी। ठीक है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संस्था बनाया था? यंग इटली, तो यहाँ पर सवाल आता है यंग इटली की संस्था का निर्माण कौन किया था, या यंग इटली नामक एक गुप्त संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यंग इटली कौन बनाया था? ये ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, है ना, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ये बनाया था, अपना यंग इटली नामक एक गुप्त संस्था बनाया था। ठीक है, छठा सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चों की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो खर्च में भारी इजाफा हो गया, रक्षा व्यय में भारी बढ़ोतरी हो गई, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या किया गया? युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए,
करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, ये सारे चीज किए गए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, तो इस तरह से ये 7वां सवाल देखते हैं हम लोग। अहिंसा का धर्म, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, किसका विश्वास है? अहिंसा का धर्म, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अहिंसा ये कौन कहे थे? किसका विश्वास था? महात्मा गांधी का। ठीक है ना। जालियांवाला बाग, 8वां सवाल है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? जालियांवाला बाग आप विस्तार से पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे हर एक परीक्षा में, हर एक साल के एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। जालियांवाला बाग जो वहां पर जो मेला लगा था, वो कौन सा मेला लगा था? उस मेले का नाम क्या था जहां पर लोग एकत्रित हुए थे? तो ये था बैसाखी का मेला। ठीक है ना। 9वां सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो सबसे ज्यादा जो कर लगाया था, जो इरविन को पत्र लिखे थे, वो किस पर था? नमक पर। और इसी कर को हटाने के लिए नमक सत्याग्रह को की शुरुआत किए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है ना। 10वां सवाल है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक को, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज कौन लिखे थे? हिंद स्वराज कौन लिखे थे? महात्मा गांधी लिखे थे। जर्मनी की एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? जर्मनी का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो ये बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है ना। ए भी बिस्मार्क भी लिखा हुआ रहेगा इसका नाम। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड क्या था कि असहयोग आंदोलन था। इसमें चौरी चौरा में एक दुर्घटना हो गया था। यहाँ पर असहयोग आंदोलन के कुछ नेता लोग जुटे थे और एक ही जगह पुलिस को बंदी बना करके, मतलब पुलिस का जो थाना था उसी में आग लगा दिए थे और कुछ का मृत्यु भी हो गया था। वही चौरी चौरा कांड था। ठीक है ना। तो कब हुआ था ये? 1922 ईस्वी में। पवन द्वारा मैदान तथा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया, है ना। हवा द्वारा ढालू क्षेत्र से मृदा को मिट्टी को उड़ा करके ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हवा द्वारा जब ढालू क्षेत्र में मिट्टी को उड़ा ले जाता है ये हवा, तो उसको क्या कहते हैं? वही चीज यहाँ है। तो इसको कहते हैं हम लोग मृदा अपरदन। ठीक है ना। चौथा सवाल है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। उनके नाम कौन कौन है? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। संसाधन, यहाँ पर सभी संसाधन का ही नाम दिया हुआ है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर कौन होगा वो आपको खोजना है। इसमें है उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव। ठीक है। क्या होगा आंसर इसका? जैव एवं अजैव। निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? रेगुड़ मृदा। ठीक है। तो रेगुड़ मृदा किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को भी रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये 15वां सवाल हो गया। चलिए 16वां सवाल देखते हैं। 16 सवाल कहाँ है? 16वां सवाल, ठीक है। जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ब्राजील में हुआ था, 1992 में हुआ था। और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? रियो डो जेनेरियो। ये तीसरा होगा आंसर सही। ठीक है। निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले की प्रचुर भंडार है? तो कोयला राज्य में खनिजों और कोयले का प्रचुर भंडार किस राज्य में है? तो हम लोग झारखंड, तो इसमें ऑप्शन होगा ही, ये होगा। और कहाँ कहाँ है? तो आप यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश कहाँ है? कौन में है? मध्य प्रदेश यहाँ है। तो और किसी में है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन 4 हो ही जाएगा। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र के मैदान में है? भू क्षेत्र कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र है? भारत की भूमि में कितना प्रतिशत भू क्षेत्र है? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल आ गया आपके पास। 43%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43%। ठीक है।
देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? ठीक है, 27% हिस्सा जो है वो खनिज है, जीवाश्म ईंधन है और वन है। इसको हम लोग किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग कौन क्षेत्र कहेंगे? पठारी क्षेत्र। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 19वां का? पठारी क्षेत्र। ठीक है। 20वां, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका क्या होगा? अधिक सिंचाई। ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। 21वां सवाल, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती कहाँ की जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तरांचल, क्योंकि उत्तरांचल एक पहाड़ी इलाका है तो सीढ़ीदार खेत भी होता है और इसी जगह पर यहाँ पर किया जाता है। 22वां सवाल है, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसको तो एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार आते रहता है, इसको याद कर लेना है। 1972 ईस्वी में कौन सी परियोजना सतलज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? ये कौन परियोजना का नाम है? तो इसका ब्यास परियोजना है। ठीक है। अगला सवाल है 24वां, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? यहाँ पर लगेगा कि सब ऑप्शन सही है। सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी। किसके कारण जल की कमी किसके कारण हो रही है? इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी, क्योंकि सब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सिंचाई की बढ़ती मांग भी है, सूखा भी आ रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, जल की व्यर्थ बर्बादी भी है। इनमें से इसका सब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 25वां सवाल देखते हैं, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? ठीक है, तनाव बढ़ने लगा 1950 और 60 के बीच में बेल्जियम में किन भाषा के बीच बोलने वालों के बीच में तनाव बढ़ने लगा? तो फ्रेंच और डच, इनके बीच बढ़ रहा था। फ्रेंच और डच के बीच में बढ़ रहा था। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते ही रहता है ये सवाल। 26 सवाल है, श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मानते हैं? सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मानते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बौद्ध धर्म। श्रीलंका में अधिकतर बौद्ध धर्म ही मानते हैं और सिंगली भाषा जहां पर मौजूद है बौद्ध धर्म वहां पर पूरा मानते हैं। ठीक है। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? किसे मानेंगे? तो लोकतंत्र जनता पर ही निर्भर है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र में, भाषा, जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 29वां सवाल, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के रूप में ले लेता है? क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो किस प्रकार का टकराव ऐसा होता है? उसमें होता है सामाजिक टकराव। सामाजिक टकराव जब होगा तो आगे बढ़कर के वो अक्सर हिंसा का रूप ले लेता है और यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। ठीक है। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? किसे है व्याख्या करने का अधिकार? किसे है? इसका सही ऑप्शन, उसका अधिकार राष्ट्रपति को है। न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री इनको नहीं होता है। 31वां सवाल है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यह राज्य सूची के अंतर्गत है। ये सब बंटवारा किया हुआ है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ये तीनों को आप लोग देख लेंगे, संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, इसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 32वां सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। ये है 32वां सवाल और यहाँ पर हम लोग देखेंगे
केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र शासित प्रदेशों वाले राज्यों को शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? केंद्र शासित प्रदेश है ये है, तो उसको किसको रहेगा केंद्र राज्य चलाने का अधिकार? तो केंद्र सरकार को रहेगा। ठीक है। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां मिलकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर, है ना, केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है ना, सत्ता का दुरुपयोग नहीं, हस्तांतरण नहीं, निजीकरण नहीं, सत्ता का क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या होता है? तो आर्थिक विकास में क्या होता है? आर्थिक विकास नियमित रोजगार होगा, बेहतर मजदूरी होगा, आर्थिक विकास में स्वतंत्रता होगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी। ठीक है। 35वां सवाल है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी सबसे गरीब राज्य कौन है? गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इसका सही ऑप्शन क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी ये कृषि क्षेत्र में। ठीक है। मतलब क्या है कि कभी बेरोजगारी है, कभी नहीं है, मतलब कभी सभी लोग जुड़े रहेंगे खेती में और कभी एकदम से खेती में से हट जाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत किस वर्ग के देश में आता है? निम्न आय वर्ग में, या गरीब वर्ग में, या विकसित वर्ग में, या कम जनसंख्या के वर्ग में? तो किस वर्ग में आता है? तो निम्न आय के वर्ग में आता है, गरीब वर्ग में नहीं, निम्न आय वर्ग में आएगा। तो इस तरह से आप देखें कि हम लोग किस तरह से सभी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा है, इसलिए हम इसमें अब नहीं ऐड करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि विषय वो जो प्रश्नोत्तरी जो होता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, ये सारे प्रश्न को हम अगले पाठ में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट चैप्टर वाइज, यानी कि इतिहास में, हिस्ट्री में आपका भारत और समकालीन विश्व भाग 2 जो बुक है उसमें से हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है और उसको हम लोग समाधान करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम कल नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन का समराइज करेंगे कि कौन कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होगा, हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे, आपके पास लाएंगे और आप उस वीडियो को देखिएगा और उसको आप अपने दोस्तों के साथ, अपने पढ़ने वालों के साथ, जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाएं। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक, धन्यवाद।